देखिए, कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था, लाइट स्टार्ट किया था हमने प्रकाश, और प्रकाश में हम पढ़ चुके थे परावर्तन के नियम किसने दिए और कौन कौन से जो हैं परावर्तन के नियम हैं, उनकी जानकारी लेने के बाद में अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, परावर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है तो उसी माध्यम में वापस जाती है, लेकिन अपवर्तन की घटना में माध्यम परिवर्तित होता है, और जब भी माध्यम परिवर्तित होता है तो माध्यम में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग पाई जाती है। तो प्रकाश की चाल परिवर्तित होने के कारण जो प्रकाश की किरण आती है उसकी जो दिशा है वो भी बदल जाती है, क्योंकि दोनों माध्यमों में अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, बातें जो करनी हो आपको क्लास से पहले कर लिया करो, या तो क्लास में बातें मत किया करो, चाहे दो ही बैठो साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जने पढ़ेंगे तो भी मैं पढ़ाऊंगा, 10 पढ़ोगे तो भी पढ़ाऊंगा। बातें पहले ही कर लिया करो या बाद में कर लिया करो। देखिए, परावर्तन की घटना में हमने देखा था कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, यानी इसमें माध्यम समान रहता है। तो माध्यम समान रहेगा तो माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल जो है वो भी समान रहेगी। जैसे वायु से आई है और वायु में ही जा रही है, तो वायु के अंदर तो प्रकाश की चाल निश्चित है, प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। लेकिन यदि बात की जाए अपवर्तन की, तो इसमें जो सतह होती है ये सतह परावर्तक नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ किरणें जो होंगी वो इस सतह के अंदर प्रवेश करेंगी, और जब प्रवेश करेंगी तो हम कह सकते हैं कि माध्यम इसका परिवर्तित होगा। जैसे मैं बात करूं, यदि यहाँ पर ऊपर वायु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और नीचे माना कि माध्यम जो है वो जल है, तो दोनों माध्यम अलग अलग है, तो दोनों के अंदर प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी। वायु के अंदर हमने प्रकाश की चाल पढ़ी थी 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि जल के अंदर चाल जो होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब दोनों के अंदर प्रकाश की चाल अलग अलग है, तो जो प्रकाश की किरण पहले जितने वेग से आ रही थी, क्या यहाँ पे उतने ही वेग से जाएगी? वेग उतना ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वेग है 2.5 × 10⁸ और यहाँ पर वेग है कितना? 2.25। इसका मतलब है कि प्रकाश का वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो इस प्रकाश की किरण की तरंगदैर्ध्य जो है वो भी बदलेगी। तरंगदैर्ध्य बदलेगी तो आवृत्ति भी इसकी बदलेगी, और आवृत्ति बदलने के कारण ही ये प्रकाश की किरण जानी तो सीधी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था अरस्तु जो थे, इन अरस्तु ने क्या बात बताई थी, एक तो परावर्तन के नियम दिए थे और दूसरा बताया था प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जो आती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, कभी भी मुड़ेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो ये प्रकाश की किरण जानी तो ऐसे चाहिए। अब ये ऐसे जाने के बजाय क्या होगा, या तो इस दिशा में जाएगी या इस दिशा में जाएगी। अब ये निर्भर किस पर करेगा कि ये पास में आएगी या दूर जाएगी, वो निर्भर करता है इनके अपवर्तनांक पर, और अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की चाल पर। अब प्रकाश की चाल जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर तो तेज़ी से जाएगी है, और प्रकाश की चाल जहाँ पर कम होगी वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मेरे को बताओ, आप ऊपर ज़्यादा चाल है या नीचे ज़्यादा चाल है? चाल ऊपर ज़्यादा है या नीचे? नीचे ज़्यादा है। 2.5 ज़्यादा है, 2.25 ज़्यादा है? 2.5 का मतलब 2.5 हुआ नहीं, और 2.25 का मतलब 2.25, तो ज़्यादा कौन सा है? 2.5 ज़्यादा है या 2.25 ज़्यादा है? यहाँ पे 25 देख के आप बता रहे हो कि 25 ज़्यादा है। इसके आगे कितनी जीरो लगा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 0 0 0 0 लगाते जाओ, कितनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हुआ? 2.5, और ये कितना है? 2.25। तो यहाँ पर ज़्यादा है या चाल कम है? कम है। तो प्रकाश की किरण जो आएगी पहले जितने चाल से आ रही थी उससे कम चाल से जाएगी, और जब भी कम चाल से जाएगी तो हम कहेंगे जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। डेटम लाइन को क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये किरण जो आएगी ये अभिलंब की ओर मुड़ने की कोशिश करेगी, यानी इस दिशा में जानी चाहिए लेकिन जाएगी इसी दिशा में। तो अब मुझे एक एंगल की बात यदि करें आप, तो यहाँ पर ये जो किरण है ये कौन सी है? आपतित किरण है, इंसाइजर है। इसके बाद में यहाँ से ये जो किरण गई है इसमें माध्यम परिवर्तन के बाद ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण नहीं होगी। परावर्तित किरण कब होगी? जब परावर्तन के बाद जाएगी। यहाँ पर घटना कौन सी हो रही है? अपवर्तन की। तो ये किरण जो होगी ये होगी अपवर्तित किरण। बोलो कौन सी किरण है?
अपवर्तित किरण। अब मैंने एक चीज़ आपको शुरुआत में बताई थी, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से आए और उसी माध्यम में वापस जाए तो इस डेटम लाइन से बनने वाले एंगल जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर। या आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है परावर्तन की घटना में। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो इतना कोण ये जो बन रहा है, ये कोण तो कौन सा होगा, आपतन कोण, या इसको दर्शाता हूँ मैं साइन आई से। जबकि ये वाला कोण जो बनेगा ये कौन सा होगा, साइन आर, या फिर रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे या फिर अपवर्तन कोण बोलेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ तक की वैल्यू जब मैं लेता तब क्या इसके बराबर होती या नहीं होती, होती या नहीं, क्योंकि अभिलंब से यहाँ तक कोण बन रहा है उतना ही अभिलंब से यहाँ तक बनता, बराबर बनता अगर सीधी रेखा में जाती तो। लेकिन ये सीधी रेखा में नहीं जाने के बजाय इधर मुड़ी है, तो कोण का मान इससे कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि जब वायु से जल में कोई किरण प्रवेश करती है तो उस समय साइन आई का जो मान होता है ये बड़ा होता है किससे, साइन आर से। साइन आई कौन सा है, आपतन कोण है, इसका मान तो ज़्यादा होगा और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। इतनी बात सबके समझ में आई। आपतित किरण का मतलब है इंसाइजर वेव्स बोलेंगे किरण को। इसके बाद में अपवर्तन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये रिफ्रैक्सिव है। यहाँ पर अभिलंब जो है इससे कोण देखिए, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, साइन आई बन रहा है। यहाँ पर यदि इसके बराबर का कोण में लेता तो ये भी साइन आई के बराबर होता, लेकिन इससे कम कोण लिया है मैंने, इतना कम कोण लिया है, तो ये कोण का मान कम है या ज़्यादा है, एंगल कम है ज़्यादा है, कम है। तो आप कहेंगे साइन आई का मान तो ज़्यादा होगा और साइन आर का मान क्या होगा, कम। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, मैं साइन आर जो है ये लेस देन होगा किससे, साइन आई से। एक ही तो बात है, ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखा है मैंने, एक ही बात है। साइन आई बड़ा है, यहाँ भी साइन आई बड़ा है। किस कंडीशन में हुआ ऐसा, जब प्रकाश की किरण आई थी कहाँ से, वायु से, और कहाँ पर गई, जल में। अब ये तो वायु और जल मैंने एग्जाम्पल लिया है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या देगा, आपको दिया जाता है या तो सघन माध्यम या फिर विरल माध्यम, सघन माध्यम या फिर विरल माध्यम। सघन और विरल का मतलब क्या है, सघन का मतलब होता है डेंस, डेंस का मतलब है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, डेंसिटी का मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा हो। और घनत्व किसका ज़्यादा होता है, घनत्व होता है किस, क्या है, बोलते किसको है घनत्व अपन नॉर्मली, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को लिख देता हूँ मैं एक बार। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान जो होता है वो घनत्व कहलाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटावा आयतन, या फिर घनत्व को बोला जाता है डेंसिटी, दर्शाया जाता है रो से। द्रव्यमान को बोला जाता है मास, इसको दर्शाया जाता है एम से। आयतन को बोला जाता है वॉल्यूम, इसको दर्शाया जाता है वी से। तो रो बराबर होगा एम अपॉन वी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं दो समान आयतन के आपके पास पदार्थ रखता हूँ, जैसे एक गुब्बारा है, मैंने एक गुब्बारा लिया, उसका आयतन जो है वो 1 मीटर क्यूब है, और दूसरा गुब्बारा लिया, उसका भी आयतन कितना है, 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब आयतन की वैल्यू तो दोनों के लिए बराबर है, तो ये घनत्व निर्भर किस पर करेगा, द्रव्यमान पर। अब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, अरे ये घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन आयतन की यदि बात की जाए तो आयतन जब बढ़ेगा तब घनत्व तो क्या होगा, घटेगा, और आयतन जब घटेगा तब घनत्व बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात। अब मुझे बताओ, इसमें तो मैंने भर दिया जल को और इसमें भर दिया मैंने वायु को, एक में जल भर दिया और दूसरे में क्या भरा है, वायु। अब इसके अंदर भी आयतन समान है, इसके अंदर भी आयतन समान है, तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, वायु का ज़्यादा होगा या जल का। द्रव्यमान का मतलब मैंने एक आपके पास जग लिया, ये मान लो, गुब्बारे को छोड़ो, जग लिया, जग के अंदर एक जग में तो वायु भरी हुई है, वायु तो हमेशा रहेगी उसमें, कुछ भी नहीं भरा जाए तो भी वायु रहेगी, और एक में मैंने क्या किया, पानी भर दिया। अब मुझे बताओ उनमें से वजन ज़्यादा किसका होगा, पानी वाले का या वायु वाले का। तो गुब्बारे में भी आप पानी भरोगे और एक में वायु भरोगे, वायु का गुब्बारा तो अपने आप उड़ता है, लेकिन जल भर दिया जाए तो वो गुब्बारा उड़ सकता है क्या, क्यों नहीं उड़ेगा, क्योंकि जल का जो घनत्व है वो क्या होगा, अधिक, या द्रव्यमान अधिक होगा। तो यहाँ पर इन दोनों माध्यमों में यदि सघन और विरल की बात की जाए तो सघन माध्यम वो होगा जिसकी घनत्व ज़्यादा होगा, और विरल माध्यम वो होगा जिसका घनत्व कम होगा।
तो मुझे बताओ इन दोनों में सघन माध्यम कौन सा है? जल में और वायु में सघन कौन सा है? जल, क्योंकि जल के अंदर द्रव्यमान ज़्यादा होगा और द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण उसका घनत्व भी क्या होगा? अधिक। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर वायु तो विरल माध्यम है और जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण प्रवेश करे विरल से कहाँ पर? सघन में। बोलो विरल से कहाँ पर? सघन में। तो डेंस माध्यम में जब प्रवेश करेगी उस कंडीशन में ये किरण सीधी जाने के बजाय कहाँ आएगी? अभिलंब के पास। कहाँ आएगी? अभिलंब के पास। लेकिन यदि इसके विपरीत बात की जाए, जब प्रकाश की किरण आए तो ऐसे ही, लेकिन जाने की कंडीशन इसकी चेंज हो जाए, माना कि ऊपर माध्यम कोई और हो और नीचे माध्यम कुछ और है। जैसे मैंने माध्यम लिया, ऊपर इसी को उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर तो माध्यम जल है और नीचे माध्यम है कौन सा? वायु। अब मुझे बताओ ऊपर वाला माध्यम सघन है विरल है? सघन होगा। और नीचे वाला माध्यम कौन सा होगा? विरल। तो पहले जब किरण प्रवेश कर रही थी विरल से सघन में, तब तो कहाँ जा रही थी? अभिलंब के पास। लेकिन अभी जब किरण प्रवेश करेगी कहाँ से? सघन से किस में? विरल में। तो कहाँ जाएगी बोलो? अभिलंब से दूर जाने की कोशिश करेगी। तो ये किरण जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन कहाँ जाएगी? इससे दूर। तो इस कंडीशन में एंगल का मान आपको पूछा जाता है। एंगल यहाँ पर ये तो है साइन आई और ये हो जाएगा आपके पास साइन आर। कौन सा ज़्यादा बड़ा है या कौन सा छोटा है? बड़ा कौन सा है? साइन आर, क्योंकि यहाँ तक का एंगल जब लिया जाता तब तक तो बराबर होता, इससे ज़्यादा एंगल लिया जा रहा है तो इसका मान क्या होगा? इससे अधिक। और इसका मान क्या रहेगा? कम। तो दूसरी कंडीशन से हमने निकाला कि साइन आर तो बड़ा रहेगा और साइन आई क्या रहेगा? छोटा। या इसी को मैं लिख सकता हूँ साइन आई लेस देन साइन आर। सही है क्या? एक ही तो बात है। इसका मतलब साइन आई बड़ा है, इसका मतलब भी साइन आई बड़ा है। यहाँ पर साइन आर बड़ा है और यहाँ पर साइन आर बड़ा है। कोई दिक्कत है किसी को? दो कंडीशन अलग अलग याद रखनी है। अपवर्तन की घटना कहेंगे किसको? पहली बात तो जब प्रकाश की किरण आएगी और अगले माध्यम में यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो माध्यम की चाल यदि अलग अलग है, प्रकाश की चाल माध्यम में अलग अलग है, जैसे जल में और वायु में दोनों में अलग अलग है, निर्वात में और जल में अलग अलग होगी, नायलॉन में अलग होगी, कांच में कुछ और होगी, तारपीन तेल में कुछ और होगी। तो प्रकाश की चाल जब परिवर्तित होती है तो ये प्रकाश की किरण जो आती है ये सीधे रास्ते में जाने के बजाय माध्यम में प्रवेश करते समय अभिलंब के या तो पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। ये तो कहलाता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। लेकिन ये प्रवेश करते समय पास कब आएगी और दूर कब आएगी वो भी आपको याद रखना है। जब विरल से प्रवेश करेगी सघन में तब तो कहाँ आएगी? पास। और जब पास आएगी तो इसका मतलब है कि साइन आई तो बड़ा होगा और साइन आर क्या होगा? छोटा। यानी आपतन कोण तो बड़ा होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा? छोटा। जबकि दूसरी कंडीशन में हमने देखा सघन से प्रवेश करेगी किसमें? विरल में। तो ये किरण कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। और अभिलंब से दूर जाने की कंडीशन में साइन आई छोटा होगा और साइन आर क्या होगा? बड़ा। मतलब आपतन कोण का मान तो कम होगा और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अधिक। इतनी बात सबके समझ में आई? दो नियम तो ये हैं। तीसरा नियम इसमें क्या दिया? तो तीसरा नियम इन्होंने बताया कि ये प्रकाश की किरण परिवर्तित होके जा रही है तो कभी कम हो रहा है एंगल, कभी ज़्यादा हो रहा है, दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। तो इन्होंने एक चीज़ बताई कि ये साइन आई जो होता है यानी आपतन कोण जो होता है और जो अपवर्तन कोण होता है साइन आर, इन दोनों का अनुपात जो होता है इसको हम दर्शाते हैं न्यू से। किससे दर्शाते हैं? न्यू से। दोबारा समझो। साइन आई यानी आपतन कोण, जो किरण आ रही है जो अभिलंब से कोण बना रही है वो तो होगा आपतन कोण या साइन आई। जाने के बाद में जो अभिलंब से किरण कोण बना रही है वो होगा अपवर्तन कोण या साइन आर। इन दोनों का अनुपात किससे दर्शाया जाता है? न्यू से, यानी एक कांस्टेंट से दर्शाया जाता है, नियतांक से दर्शाया जाता है जिसका मान निर्धारित रहता है, फिक्स रहता है। तो इसको न्यू को ही इन्होंने कहा था, यही कहलाता है अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक या रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहा जाता है इसको। रिफ्लेक्शन इंडेक्स या अपवर्तनांक जो होगा वो किसके बराबर होगा? आपको कभी कभी वैल्यू दे देगा अपने आप कि जल में प्रकाश की चाल इतनी है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, और फिर पूछेगा बताइए इसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साइन आई को डिवाइड करेंगे कितने से? साइन आर से। जैसे यहाँ पर एंगल बन रहा था माना कि 45 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो केवल बन रहा है कितना? 30 डिग्री। तो इसके लिए अपवर्तनांक निकालना हो आपको तो क्या निकालेंगे? 45 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 30 से। तो कितना आ जाएगा? 1.5। यानी यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5। यहाँ पर ऐसे ही उल्टी बात की जाए,
यहाँ पर एंगल जो था वो 30 डिग्री था और यहाँ पर हो गया कितना 45। अब अपवर्तनांक चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि प्रवेश यहाँ पर तो कहाँ से कर रही है? जल से। किस में? वायु में। जबकि वहाँ पर प्रवेश कर रही थी कहाँ से? वायु से जल में। तो यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो 30 को डिवाइड करेंगे कितने से? 45 से। तो इसकी वैल्यू 1 से लगभग कम आएगी, या बोल सकते हो 0.667 के आसपास इसकी वैल्यू आती है। तो मतलब कहने का ये है कि जब प्रकाश की किरण आती है तो वो माध्यम जब परिवर्तित होता है तो अभिलंब के पास तो कब आएगी? जब माध्यम में प्रवेश करे वो माध्यम कैसा हो? सघन हो। और दूर कब जाएगी या अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा कब होगा? जब जाने वाली किरण के लिए माध्यम जो हो वो कैसा हो? विरल माध्यम हो। तो विरल माध्यम में तो दूर जाएगी और सघन माध्यम में पास आएगी। इन दोनों का अनुपात साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाएगा? न्यू, या फिर इसी को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। और यही कहलाता है अपवर्तन का तीसरा नियम, जो दिया था किसने? स्नेल ने। किसने दिया था? स्नेल ने। इसीलिए इस नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का। अब देखो घटनाएं क्या क्या होंगी। ये हो सकता है आपसे एंगल पूछ लिया जाए, या अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है। डायरेक्ट अपवर्तनांक कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल से पूछा जाता है। उदाहरण आपको देता है और फिर पूछता है ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, किरण के साथ में घटना क्या हो रही है? किरण सीधी रेखा में जा रही है क्या? कभी सीधी रेखा में नहीं जा रही है, या तो पास में आ रही है या कहाँ जा रही है? दूर। तो जब भी आप दूसरे माध्यम में देखते हो तो दूसरे माध्यम में देखने पर आप सीधी रेखा में नहीं देख पाते हो, और सीधी रेखा में नहीं देख पाने के कारण ही सामने की जो वस्तुएं हैं वो आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं या हिलती हुई दिखाई देती है। जैसे आप माना कि पानी के पास में खड़े हुए हो, जल भरा हुआ है किसी बर्तन में और उसके पास में आप खड़े हो। ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में मैंने क्या किया है? जल भर रखा है, या स्विमिंग पूल में जल भरा हुआ है। इसमें आपने क्या किया? एक लकड़ी डाली, तो लकड़ी रहेगी तो सीधी, पेंसिल डालो, लकड़ी डालो, रहेगी तो सीधी। आप माना कि यहाँ से देख रहे हो, ये आपकी आँख है, यहाँ से आप देख रहे हो, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो आएंगी आपकी वो ऐसे जानी चाहिए, जानी तो सीधी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आप देख कहाँ से रहे हो? वायु से। यहाँ पर क्या है? जल। माध्यम अलग अलग है क्या? तो ये प्रकाश की किरण जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन इस दिशा में सीधी नहीं जाकर ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या करेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो जहाँ से ये मुड़ेगी, ये प्रतिबिंब आपको जो दिखना चाहिए था वास्तविक, वो दिखाई नहीं देगा। जितने एंगल से आपकी किरण मुड़ेगी उतने ही एंगल से ये आपको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। यानी पानी के अंदर कोई भी चीज़ को आप देखोगे तो वो आपको वास्तविक दिखाई नहीं देगी, वो आपको आभासी दिखाई देगी, और आभासी में भी उसकी स्थिति जो होगी वो आपके परिवर्तित दिखाई देगी। जैसे पेंसिल को देखो या लकड़ी को देखो, पानी के अंदर वो कैसी दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो आप कहेंगे किसका उदाहरण होगा ये? अपवर्तन का। बोलो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको 10-12 अभी बता रहा हूँ, उनके बाद में फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी से, वो आपको बताना है। पानी का, लकड़ी का या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना एक एग्जाम्पल तो हो गया किसका? अपवर्तन का। अगली बात, होली के टाइम पर होलिका दहन करते हो? अरे करते हैं, नहीं करते? या बिल्डिंग में कहीं भी आग लग जाए तो आग जब लगती है तो आप देखते हो आग के दूसरी साइड में जब भी देखोगे तो यहाँ पर जहाँ आप खड़े हुए हो वहाँ पर तो वायु है ठंडी, बीच में जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर वायु कैसी है? गर्म। फिर जहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है या वस्तु जो रखी हुई है आग के दूसरी ओर, वहाँ पर भी माध्यम में वायु कैसी है? ठंडी। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपकी किरणें पहले ठंडी से कहाँ प्रवेश करेंगी? गर्म में, और गर्म से फिर वापस कहाँ जाएंगी? ठंडी में। तो जब भी माध्यम परिवर्तित होगा तो यहाँ पर ये किरणें मुड़ेंगी, या तो अभिलंब के पास मुड़ेंगी या अभिलंब से दूर जाएंगी। फिर यहाँ पे भी अभिलंब के पास आएंगी या दूर जाएंगी। तो एक बार तो प्रतिबिंब इस दिशा में बनेगा और दूसरी बार इस दिशा में। इसका मतलब है कि आग के दूसरी ओर जब भी आप देखते हो तो आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति एक यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आग के दूसरी ओर खड़ा हुआ है, उसको आप देखोगे तो ऐसे ऐसे झोंके खाता हुआ आपको नजर आता है। होता है क्या कभी? चलो ये नहीं देखा हो आपने तो देखने वाला भी बता देता हूँ। मोमबत्ती जलाते हो, कैसे ही कमरे में उसको बंद कर दो, जहाँ हवा बिल्कुल ऐसे चल नहीं रही है, पंखे वंखे बिल्कुल बंद हैं, बाहर से वायु प्रवेश नहीं कर रही है,
तो भी आपने देखा होगा मोमबत्ती कभी सीधी नहीं चलती है, ऐसे ऐसे हिलती हुई आपको नजर आती है मोमबत्ती की लो झिलमिलाती है। होता है क्या ऐसा? ये तो देखा है नहीं, वो आग वाला नहीं देखा हो, ये तो देखा है। क्यों होता है? वास्तव में वो मोमबत्ती की लो हिलती नहीं है, अपने को केवल प्रतीत होती है कि वो हिल रही है। उसके पास में कभी भी कोई चीज़ रख के देखना, वो जलेगी नहीं, ऊपर रखोगे तभी जलेगी, क्योंकि पास में तो वो अपने को केवल प्रतीत हो रही है माध्यम परिवर्तित होने के कारण। माध्यम परिवर्तित कैसे हो रहा है? जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ ठंडी वायु है और उसके पास में कैसी वायु है? गर्म वायु है। क्लियर है इतनी बात? अगला देखिए, सिक्का आप डालते हो गिलास में या नींबू डालते हो गिलास में, तो सिक्के को आप देखते हो तो गिलास में ऊपर उठा हुआ दिखता है आपको, नींबू का आकार बड़ा दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है। इतना सा नींबू डालोगे गिलास में देखोगे तो मोटा सारा दिखाई देता है आपको। वो भी कौन सी घटना है? यही अपवर्तन की घटना है, इसी के कारण वो दिखाई देता है। सुबह के टाइम सूर्योदय होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, माना कि सूर्योदय होने वाला है 6:50 पर, मान लो इतने पर होने वाला है, अभी जल्दी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो 6:50 पर सूर्योदय होने वाला है। इससे पहले ही आप अगर उठ गए और उठने के बाद सूर्य को जब आप देखोगे तो सूर्य यहाँ वाली स्थिति में होगा, तो भी आपकी रेखा, आंखों की रेखा, आंख यहाँ से देख रही है, तो ये देखना तो यहाँ वाला प्रतिबिंब चाहिए, लेकिन इधर वाले प्रतिबिंब को भी देख पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप वायु में खड़े हुए हो और ऊपर है निर्वात। ऊपर क्या है? निर्वात। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कम होगी या ज़्यादा? ज़्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पर होती है? निर्वात में। तो जब भी वायु से निर्वात में प्रवेश करेंगी प्रकाश की किरणें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? विरल से सघन में जा रही है, और विरल से सघन में जाते समय अभिलंब से दूर जाएंगी, इसका मतलब इस दिशा में देख पाएंगी। तो आपको ये सूर्योदय जो है ये 6:50 की स्थिति से पहले ही 6:48 पर दिखाई दे जाएगा। मतलब ये है कि सुबह जो सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें उसका आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। ऐसा ही शाम को होता है। शाम को क्या होगा? सूर्यास्त हो जाएगा, उसके भी 2 मिनट बाद तक हम इसको देख पाएंगे। सूर्यास्त हो जाएगा, उसके 2 मिनट बाद तक देख पाएंगे। इसका मतलब है कि 2 मिनट का अंतर तो सुबह आया और 2 मिनट का अंतर ही कब आया? शाम को। ये किस घटना के कारण आया? तो दिन की अवधि बढ़ी या घटी? इससे बढ़ेगी। 2 मिनट तो सुबह बढ़ेगी और 2 मिनट शाम को। तो दिन में 4 मिनट की अवधि जो बढ़ी हुई है वो वास्तव में किस घटना के कारण बढ़ी हुई है? अपवर्तन के कारण। हम बोलते हैं कि 7 घंटे सूर्योदय रहेगा, वो 7 घंटे तक नहीं रहता है, वास्तव में वो रहता कितने तक है? तो 6 घंटे और 56 मिनट तक ही रहता है। 4 मिनट का समय एक्स्ट्रा जो काउंट किया जाता है वो अपवर्तन की घटना के कारण काउंट किया जाता है। इसी के कारण अपवर्तन की घटना जो होती है, इसी के कारण आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो दूर, तो वो आपको टिमटिमाता हुआ या हिलता हुआ नजर आता है। जैसे मोमबत्ती नजर आई, तारों को आप देखते हो रात्रि को, तारे कभी स्थिर अवस्था में एक ही कंडीशन में देखते रहो उसको सेम दिखाई देंगे क्या? कभी ज़्यादा लाइट वाला दिखाई देगा, कभी कम लाइट वाला, और ऐसे झिलमिलाता हुआ नजर आएगा कि कभी बंद हो रहा है, कभी जल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी जल रहा है। होता है क्या ऐसा? वो किस घटना के कारण? तो अपवर्तन ही होता है, लेकिन उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। बोलो कौन सा अपवर्तन होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि जल तो है ही नहीं बीच में, यहाँ से वायु से देख रहे हैं तो वायु के अंदर अपवर्तन होगा और निर्वात के कारण वो हमें अपवर्तन की घटना उसमें दिखाई देगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यदि अपवर्तन की घटना नहीं होती, दोबारा सुनो, अपवर्तन की घटना माना कि होती ही नहीं, पता ही नहीं होता किसी को कि अपवर्तन भी कोई चीज़ होती है, तो उससे दिन और रात की अवधि, या फिर ये बोल सकता हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता? यदि अपवर्तन नहीं होता तो सूर्योदय और सूर्यास्त पर क्या इफेक्ट पड़ता? 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं। हाँ, वो इसके कारण दिखाई देता है क्योंकि हम यहाँ से जो है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, और सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी के आकार से कई गुना ज़्यादा है, लाखों गुना ज़्यादा है। तो अपने को आभास ऐसा होता है कि चल तो अपन रहे, लेकिन साथ में लगता है कि सूर्य भी चल रहा है, क्योंकि सूर्य तो सभी जगह विद्यमान है। अंतर कितने का आता है? यहाँ से आप देखोगे तो सुबह पहले निकलता है पूर्व से और शाम को पश्चिम में जाके छिपता है। दोनों की अवधि में 6 मिनट का अंतर होता है मैक्सिमम। तो वो 6 मिनट का अंतर है, इसका मतलब यहाँ भी दिख रहा है अपने को और उस पार भी दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप जाएंगे तब आपको वो दिखाई देगा ही देगा, और ऐसा लगेगा कि ये अपने ऊपर था अभी
और यहाँ पे जा रहे हैं तो भी अपने ऊपर ही है, तो उसमें अपवर्तन का कोई इफेक्ट नहीं है, आकार का फर्क पड़ता है, पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है वो। अब मैं पूछ रहा था आपसे, बताइए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर क्या फर्क पड़ेगा यदि अपवर्तन नहीं हो। सूर्योदय पहले होगा तथा सूर्यास्त जल्दी होगा। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त उसी समय होंगे, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यह है। तीसरा, सूर्यास्त जल्दी होगा तथा सूर्योदय बाद में होगा। और लास्ट ऑप्शन में लिख रहा हूं, सूर्यास्त बाद में होगा लेकिन सूर्योदय जल्दी होगा। ये पूछा है मैंने कब, जब अपवर्तन नहीं हो। तो आपको बताना है अपवर्तन नहीं होगा तो इनमें से कौन सी घटना होगी। सेकंड नंबर, यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त उसी समय होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो परिवर्तित होने के कारण ही तो दिन की अवधि कितने मिनट बढ़ती है, 4 मिनट। अब मुझे बताओ अब कौन सा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं है। तीसरा बोल रहे हैं कि सूर्यास्त जल्दी होगा तथा सूर्योदय जो होगा बाद में होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया था सूर्योदय जो है वो तो कितने मिनट जल्दी हो जाता है, 2 मिनट जल्दी होता है। कब, जब अपवर्तन होता है। अगर अपवर्तन नहीं होगा तो ये सूर्योदय जो है ये जल्दी नहीं होगा, ये कब होगा, बाद में। और अगर सूर्यास्त की बात करें तो सूर्यास्त के लिए मैंने बताया था, सूर्यास्त जो है अपवर्तन के कारण 2 मिनट बाद होता है, यही तो बताया था। तो सूर्यास्त जो 2 मिनट बाद हो रहा है, अगर अपवर्तन नहीं होगा तो वो 2 मिनट बाद में नहीं होने की तुलना में कहाँ हो जाएगा, 2 मिनट जल्दी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सूर्यास्त जो है वो तो जल्दी होगा और सूर्योदय जो होगा वो कब होगा, बाद में होगा। या सूर्योदय सुबह के समय जो सूर्य दिखाई देगा वो तो 2 मिनट बाद में दिखाई देगा, और शाम के समय जब सूर्यास्त होगा उस समय पर 2 मिनट पहले तक ही हमें दिखाई देगा, 2 मिनट बाद तक दिखाई नहीं देगा। मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि दिन की अवधि जो 4 मिनट बढ़ी हुई है, यदि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय से लिया जाए तो 2 मिनट का अंतर दोनों समय है। तो अगर अपवर्तन नहीं होगा तो ये 4 मिनट की अवधि जो है ये दिन की क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, कम होगी। क्योंकि 2 मिनट तो जल्दी देख पाते हैं हम और 2 मिनट बाद तक देख पाते हैं, तो वो 4 मिनट हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, तो 4 मिनट की अवधि दिन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है, साइन आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, और साइन आर का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन कोण या अपवर्तन कोण। दोनों का मान जो होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, न्यू से दर्शाया जाता है, या ये बोला जा सकता है अपवर्तनांक होता है या कांस्टेंट होता है। और इसी को किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। अब एक और चीज देखिए, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन, इसी के जैसी एक और चीज आती है वेवलेंथ, या इसको बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। इंग्लिश वाले हों तो बोल दिया करो मेरे को, इंग्लिश वर्ड भी मैं साथ में यूज कर लिया करूंगा। देखिए, हाँ वो टिंडल प्रभाव इसी से बनता है, प्रकीर्णन से ही। अभी बता रहा हूँ वो क्या होता है। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, फैलना। साधारण भाषा में अगर कहें तो प्रकीर्णन फैलना होगा। और वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जो है इसका मतलब है दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई। इससे आसानी से समझ में आएगा। दोनों में कोई अंतर है क्या, इनमें अब है क्या अंतर, क्या अंतर है। फैलने का मतलब तो होगा उसका आयतन बढ़ेगा या क्षेत्रफल बढ़ेगा, और लंबाई या दूरी का मतलब होगा उसकी दूरी ज़्यादा होगी जबकि वो फैलेगा कम। तो प्रकीर्णन की घटना में तो फैलता ज़्यादा है जबकि दूरी कम चलता है।
जबकि वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य की घटना में क्या होता है, दूरी जो चली जाएगी वो तो ज़्यादा चली जाएगी और फैलेगा कम। इसी घटना के आधार पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो वास्तविक दिखाई नहीं देती हैं। जैसे यहाँ से आप देखते हो लंबी दूरी पर, जैसे आसमान है, आकाश का रंग अपने को कैसा दिखाई देता है, यहाँ से नीला। वास्तव में यदि देखा जाए तो आकाश का रंग होता है काला। कैसा रंग होता है, काला। उसको हम देख सकते हैं कहाँ से, चंद्रमा पर चले जाओ, चंद्रमा से देखो तो भी आपको काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं उनको भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से हम देखते हैं तो अपने को कैसा दिखाई देता है, नीला। वो नीला इसी कारण दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी जहाँ पर है उससे कुछ ऊपर तक, यहाँ तक वायुमंडल है, यानी वायु पाई जाती है, जबकि इसके ऊपर वायु नहीं पाई जाती है। तो चंद्रमा यहाँ है और यहाँ पर आपके जो है आसमान है, तो इसको आप देखोगे तो यहाँ से बीच में वायु तो है नहीं, तो वायु नहीं है, इसका मतलब प्रकाश की किरणें जब तक किसी से टकराएंगी नहीं तब तक फैलेंगी भी नहीं, या फिर ज़्यादा दूरी भी नहीं चलेंगी। ये प्रकाश की किरणें बदलती कब है अपनी चाल, या फैलती कब है। तो यहाँ पर ये वायु है, इस वायु के अंदर धूल के कण भी होंगे, 100% बात है, होंगे या नहीं होंगे, मिट्टी के कण होंगे। तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यदि किसी कण से टकराएगी तो टकराने के बाद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विबग्योर पढ़ा होगा आपने, वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग जो होते हैं ये प्रकाश की किरण में पाए जाते हैं। लेकिन ये 7 रंगों में विभक्त कब होती है, जब किसी माध्यम से टकराती है, या किसी अशुद्धि से या किसी धूल कण से या किसी वस्तु से टकराएगी तभी जाकर ये परिवर्तित होंगे, उससे पहले परिवर्तित नहीं होंगे। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो बीच में धूल के कण हैं, तो प्रकाश की किरण जो आ रही है वो तो एक ही रंग में आ रही है, लेकिन उसके अंदर 7 रंग फिर भी हैं। तो यहाँ पर जब ये आएगी प्रकाश की किरण टकराएगी तो 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगी। अब 7 अलग अलग में बट जाएगी तो जिसके अंदर प्रकीर्णन की क्षमता ज़्यादा होगी वो तो ज़्यादा फैलेगा और जिसमें कम होगी वो कम फैलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद में जो नीला रंग होता है, ये नीला रंग प्रकीर्णन करता है अधिक। तो इसके कारण क्या होता है, नीला ही हमें यहाँ पर दिखाई देता है और उसी की वजह से अपने को आसमान का रंग कैसा दिखता है, नीला। जबकि यदि इस वायुमंडल को क्रॉस करके हम ऊपर चले जाएं, चंद्रमा पर चले जाएं या अन्य किसी ग्रह पर चले जाएं या अंतरिक्ष में चले जाएं, तो इस आसमान का रंग हमें कैसा दिखाई देगा, काला। तो ये घटनाएं काला दिखाई देना, नीला दिखाई देना किसकी बताएंगे, प्रकीर्णन की। बोलो किसकी, प्रकीर्णन की। अब प्रकीर्णन में फैलता कौन ज़्यादा है और कौन कम फैलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन की क्षमता जो पाई जाती है वो पाई जाती है वॉयलेट रंग में। बोलो किस में पाई जाती है, वॉयलेट या बैंगनी रंग में पाई जाती है। जबकि सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो होता है किसका, लाल का। इसमें ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो ऊपर वाले का यहाँ पर तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है और नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो प्रकीर्णन क्या होता जाएगा, कम। जैसे ही प्रकीर्णन कम होगा इसका उल्टा कौन है, तरंगदैर्ध्य। तो आप कहेंगे जहाँ पर प्रकीर्णन ज़्यादा होगा वहाँ पर तरंगदैर्ध्य तो क्या पाई जाएगी, कम। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो पाई जाती है वो होती है किसकी, बैंगनी रंग की, और अधिक तरंगदैर्ध्य जो पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, लाल की। यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक है तो क्या कहेंगे आप, दूरी ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूरी से हम इसको देख सकते हैं। जबकि जिसके अंदर प्रकीर्णन ज़्यादा है उसको हम देख तो ज़्यादा मात्रा में सकते हैं लेकिन अधिक दूरी से नहीं देख सकते हैं, वो फैला हुआ दिखाई देगा, पास से ही हमें दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल में बताता हूँ। खतरे के संकेत हमेशा ये बत्ती बनाई हुई है, पास में ही त्रिवेणी चौराहा है, बत्ती बनी हुई है। ये कैसे रंग की है, 3 रंग है, लाल क्यों है, लाल है और हरा है और साथ में पीला भी है, 3 रंग है। इनमें लाल रंग का बनाने का संकेत क्यों है, लाल रंग पे ही क्यों रुकते हैं, नीले पे भी तो रोक सकते थे। ऐसा रूल बना देते कि नीले पे रुक जाएं और लाल पे चलना शुरू कर दें। लाल पे ही रोका क्यों जाता है, क्योंकि खतरे के संकेत जो है वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। रेलवे में भी आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी आपने बत्ती देखी होगी लाल रंग की। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि लाल रंग जो है इसका क्या ज़्यादा पाया जाता है, तरंगदैर्ध्य। और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने का मतलब है ये ज़्यादा दूरी से हमें दिखाई देगा। बाकी कलर की अगर बत्ती हो रही होगी तो दूर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन लाल रंग की बत्ती हमें दूर से दिखाई देगी। तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ही खतरे के संकेत किसके, अरे कैसे रंग के, लाल के। तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा किसकी, लाल की, और कम किसकी, बैंगनी की। जबकि प्रकीर्णन ज़्यादा किसका,
बैंगनी का, और प्रकीर्णन कम किसका? लाल का। और एग्जाम्पल बताऊं मैं इसके? हंसी आएगी आपको, हंसना पसंद है आपको, मेरे को पता है, कॉमेडी तो चाहिए आपको, साथ में कॉमेडी नहीं होगी तो फिर आप टीचर को रिजेक्ट कर दोगे, ये तो पढ़ाता ही नहीं है कुछ। जितने भी खतरे के संकेत हैं वो लाल के ही बनाए जाते हैं। जैसे बत्ती पे जाओगे, लाल बत्ती क्रॉस करोगे, ट्रैफिक वाला तुरंत चालान करेगा। लाल तिलक लगा के पंडित उसके पास चले भी गए, हाथ देखेगा, कुछ उसको पता नहीं है, खुद का भविष्य पता नहीं है क्या चल रहा है, आपका भविष्य 100% बताएगा, ऐसा होने वाला है, नौकरी लगने वाली है, पैसा ही पैसा होगा, ये वो फलाना ढिमका, 51 रुपये दक्षिणा दो, चालान कटेगा। तो लाल बत्ती से बच के रहना है। सबसे बड़ा खतरा पता है क्या आपको? शादी के समय दुल्हन जो आती है वो भी लाल जोड़े में ही आती है, नहीं आती? वो लाल जोड़े में अंतिम चेतावनी होती है भाई कि यहाँ पर अगर प्रवेश कर गया तो ये खतरा है, सबसे बड़ा, जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा। तो जिसने वो लाइन क्रॉस कर ली वो फंस गया, और जिसने नहीं की वो बिल्कुल साधारण जिंदगी चल रही है। तो खतरे के संकेत किसके बनाएंगे? लाल के। खतरे के संकेत किसके? लाल के। क्यों? और धर्मों में सफ़ेद कलर के, उनको खतरा नहीं है किसी से, इसलिए पहनते हैं वो लाल रंग। ये हिंदुओं में ही तो फैलाया जाता है ज़्यादातर। चलिए देखिए, धर्म की विशेष की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि धर्म सभी धर्मों के बच्चे आते हैं, तो उससे पे अपन ज़्यादा करेंगे। क्रिश्चियनों में सफ़ेद कलर, अपने सफ़ेद कलर पहन के, कोई साड़ी पहन के सफ़ेद कलर की कोई आ जाए, क्या मानेंगे उसको आप? विधवा मानेंगे, तो वो अशुभ माना जाता है। वो अलग अलग धर्मों के हिसाब से माना गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रकीर्णन याद रखना है, सबसे ज़्यादा किसका प्रकीर्णन? ज़्यादा किसका? लाल का, बैंगनी का। और कम प्रकीर्णन किसका? तो जहाँ पर प्रकीर्णन ज़्यादा होगा वहाँ पर तरंगदैर्घ्य तो क्या पाई जाएगी? कम। और जहाँ पर प्रकीर्णन कम होगा वहाँ पर तरंगदैर्घ्य पाई जाएगी अधिक। एक टिंडल प्रभाव बनता है, जो अभी पूछा था इस पर। टिंडल प्रभाव जो होता है वो भी इसी घटना पर आधारित होता है। कौन सी घटना पर? प्रकीर्णन पर। क्या होता है इसका मतलब? जैसे कोई रूम है, ये बंद कमरा है, इस बंद कमरे में ये लाइट वगैरह सब बंद कर दी जाए, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर कहीं से भी छिद्र है तो उस छिद्र से रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा बाहर से। और प्रकाश हमेशा कहाँ चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो आप देखोगे यहाँ पर छिद्र है तो वो सीधी रेखा यहाँ से जाके उस दीवार पर बनेगी, दीवार पर प्रकाश चमकेगा, होगा नहीं होगा? उसके अंदर जब आप देखोगे तो बीच में जो लाइन बनी हुई है प्रकाश की, उसके अंदर आसानी से धूल के कणों को आप देख पाते हो, मिट्टी के कण भी रहेंगे। और वो मिट्टी के कण जब बीच में आ जाएंगे उसके, तब क्या प्रकाश वहाँ पर पहुँच पाएगा? पूरी तरह प्रकाश नहीं पहुँचेगा। तो बीच में आने पर वो रुक जाएगा, फिर धूल का कण हटेगा, फिर वो प्रकाश जाएगा। यानी छिद्र से आई हुई जो रोशनी है वो दीवार पर या किसी बंद कमरे में आने के बाद टिमटिमाती हुई नजर आती है, अलग अलग झपकी देती हुई नजर आती है, बार बार ब्रेक ले लेके जलती है। उसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? आएगी तो जाएगी तो सीधी रेखा में, लेकिन हमें सीधी एक साथ दिखाई नहीं देगी, वो टिमटिमाती हुई नजर आएगी, या फिर अलग अलग रंगों की, या फिर ये हो सकता है कि एक बार दिखाई दे और दूसरी बार दिखाई नहीं दे, कुछ समय बाद फिर दिखाई दे, फिर दिखाई नहीं देगी। तारों का चमकना टिंडल प्रभाव होता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन भी होता है। क्लियर है? लिखते हो क्या आप? नहीं लिखते हो? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा पाया जाता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। 7800 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है। ऊपर से नीचे जैसे ही जाते हैं अपन तो तरंगदैर्घ्य इनका बदलता रहता है। यहाँ पर जो पाया जाता है वॉयलेट का, वो 3900 से 4450 तक पाया जाता है। उसके बाद रेड पर जाने के बाद ये हो जाता है 7800 के आसपास। यहाँ से नीचे जैसे ही आएंगे आप, तब तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। लेकिन तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर ध्यान रखना, आवृत्ति का मान जो होता है वो कम होगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति का मान क्या होगा? कम। इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे तो तरंगदैर्घ्य तो बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति का मान क्या होगा? कम। तो आवृत्ति कब बढ़ेगी? जब नीचे से कहाँ जाया जाए? ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाने पर तो आवृत्ति बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी? लाल की। और सबसे कम किसकी? वॉयलेट की। वॉयलेट का कितना पाया जाता है तरंगदैर्घ्य? 3900 से 4450 तक। जबकि रेड में अधिकतम कितना पाया जाता है? 7800 एंगस्ट्रम में वैल्यू ली जाती है। एंगस्ट्रम कितना होता है? एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10। 10 की पावर -10। चलिए देखिए, हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? आवृत्ति को डिफाइन कैसे करें? अभी बता रहे हैं।
किसी भी चीज की आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है प्रति सेकंड कंपन की संख्या। अब आप कहेंगे कि प्रकाश में तो कंपन होता ही नहीं है, तो इसी को दूसरी भाषा में बदल दिया जाता है। प्रति सेकंड कंपन जो है, इसी को हम बोल देते हैं कि एक सेकंड में जो वस्तु है वो कितनी बार पॉजिटिव में जा रही है और कितनी बार नेगेटिव में जा रही है। जैसे मैं आपको इसी को दूसरी चीज़ में समझाऊं, लाइट की बात करें, ये कौन सी लाइट, करंट वाली विद्युत धारा। विद्युत धारा का आपने सुना होगा कि डीसी जो है, इस डीसी की आवृत्ति जो होती है वो तो होती है 0, जबकि एसी करंट जो अपने घरों पर आता है इसकी आवृत्ति होती है 50। यही सुना है। और इसका मापन किया जाता है हर्ट्ज में। किस में मापन किया जाता है? हर्ट्ज में। आवृत्ति किसी की भी हो, विद्युत धारा की हो, लाइट की हो, करंट की हो, सबकी आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में। इसका मतलब ये है कि ये कंपन नहीं करती है 50 बार। 50 बार क्या करेगी ये, जैसे डेटम लाइन मैंने यहाँ से दर्शाई, यहाँ पर नेगेटिव शो करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगी, यानी माइनस में भी जाएगी और प्लस में भी जाएगी। ऐसे ही प्रकाश माइनस प्लस में चलेगा। इसी के कारण एक और इफेक्ट होता है आपके ऊपर। एसी करंट को जब भी आप हाथ लगाते हो तो हाथ लगाने के बाद आपको झटका महसूस होता है, करंट महसूस होता है, लेकिन वो आपको छोड़ने की कोशिश भी करता है। एक सेकंड में 50 चांस देता है आपको। 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 चांस देगा कि छूट जाओ, बच सकते हो तो ठीक है। लेकिन डीसी ने अगर एक बार पकड़ लिया तो डीसी में आवृत्ति तो होती नहीं है, तो ये तो नेगेटिव जाएगा नहीं। तो एक बार डीसी ने पकड़ा तो ये फ्लक्चुएट सीधी लाइन चलेगी। जब तक आपका ब्लड जो है वो पूरी तरह से नहीं जलेगा तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो समान आवृत्ति पर बात की जाए या समान तीव्रता पर बात की जाए तब। नॉर्मल कंडीशन में बैटरी जो आती है, सेल जो आते हैं या मोबाइल बैटरी है, उसको आप आसानी से हाथ भी लगाते हो, मुंह से भी, जीभ से लगाते हो, आराम से, कोई करंट का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो होती कितने की है। ये नॉर्मल बैटरी जो आती है 1.5 वोल्ट की रहेगी आपके मोबाइल की, या फिर सेल की बात की जाए या बैटरी जो आप लाते हो घरों पर माइक संचार करने के लिए या इन्वर्टर में लगाते हो, वो 6 वोल्ट की होगी या 12 वोल्ट की होगी। मैक्सिमम ट्रक लगा रहे हो तो 24 वोल्ट की बैटरी होगी। तो 24 वोल्ट पर तो आप एसी का अनुभव करोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, डीसी में भी पता नहीं चलेगा और एसी में भी पता नहीं चलेगा। लेकिन एसी जब आती है अपने घरों पर, वो घरों पर एसी आती है कितनी, 220 वोल्ट की। तो 220 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी तुलना में। तो 220 वोल्ट की यदि डीसी दी जाए तो डीसी ज़्यादा खतरनाक होगी और एसी कम खतरनाक होगी। तो आवृत्ति का मतलब होता है या तो प्रति सेकंड कंपन या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में जाना। नहीं, पावर बैंक से कुछ नहीं होगा। 10,000 वोल्ट का होता है। अच्छा, देता कितना है वो देखना उसका। 10,000 वोल्ट को केवल वो स्टोर कर सकता है, 20,000 तक स्टोर कर सकता है, 20-20 हज़ार के भी आते हैं, वो स्टोर रखता है अपने अंदर। लेकिन जब हमें देगा वो, तो चार्जिंग के लिए मोबाइल के लिए देगा कितनी, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट। यानी आपके मोबाइल बैटरी जो है, मोबाइल बैटरी यदि 1.5 वोल्ट की है तो वो 2 वोल्ट देगा, 2.5 वोल्ट की है तो वो 3 वोल्ट देगा। मतलब जितने की बैटरी है उससे कुछ ज़्यादा देगा। वो 10,000 एक साथ थोड़ी देगा आपको। एक साथ अगर दे दे तो आदमी बचे ही नहीं। देखिए, चलो प्रकाश की बात कर रहे थे, प्रकाश पर ही वापस आते हैं। प्रकाश में एक घटना होती है व्यतिकरण की। इसमें क्या होता है, जब दो माध्यम अलग अलग हों और दोनों ही माध्यम कैसे हों, जिनके अंदर डेंसिटी में ज़्यादा अंतर नहीं हो। जैसे नॉर्मल बात करें हम, तेल है कोई और तेल के साथ में मैंने जल ले लिया, पानी ले लिया, दोनों माध्यम तरल हैं, तो इनके अंदर जो प्रकाश चलेगा उसके वेग में भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यदि दो माध्यमों को अलग अलग को आपस में मिलाया जाए, मिलाने के बाद में ये आपस में मिक्स तो नहीं होंगे। तेल पानी के अंदर मिक्स होता है क्या? नहीं होता, ऊपर ही रहता है उसके, तो मिक्स तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन इनको जब आप दूरी से देखोगे तो दोनों में चाल अलग अलग होने के कारण ये या तो आपको चमकीले दिखाई देंगे या रंगीन दिखाई देंगे। पानी के ऊपर तेल की बूंद डालो, वो आपको रंगीन अलग अलग रंगों की दिखाई देती है, होता है नहीं होता है? सड़क पर आपके पानी फैल जाए, पानी के ऊपर से तेल फैल जाए तो भी आपको रंगीन दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, दूर से ही दिखाई देगा। साबुन लेते हो आप, साबुन से हाथ धोते हो या फिर सर्फ घोल करते हो आप कपड़े धोने के लिए, उनके बुलबुले जो होते हैं आपको चमकीले या रंगीन दिखाई देते हैं। तो रंगीन दिखाई दें तब तो घटना कौन सी बताओगे?
कोई भी चीज़ हो रंगीन दिखाई दे तो व्यतिकरण। लेकिन साबुन के बुलबुलों में 3 घटनाएं और होती हैं। एक तो रंगीन दिखाई देगा, स्कैटरिंग का ही रूप है, स्कैटर कहा जाता है इसको। स्कैटरिंग जैसे प्रकीर्णन होता है वैसे स्कैटर होता है व्यतिकरण। स्कैटरिंग में तो क्या होता है, फैल जाती है, इसमें केवल चमकीली दिखाई देती है। चमकीली दिखाई देने के बाद में घटना क्या होगी, देखिए, चमकीली दिखाई देंगी तो घटना अलग होगी और रंगीन दिखाई देंगी तो अलग होगी। रंगीन के समय तो आप सब में व्यतिकरण बताएंगे, कलर अलग अलग दिख रहे हैं तो व्यतिकरण होगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि पानी के अंदर साबुन का बुलबुला जो है, साबुन के बुलबुले बनेंगे, बबल्स बनेंगे, वो बबल्स आपको कैसे दिखाई देते हैं, दूर से देखने पर कभी रंगीन दिखाई देंगे, कभी चमकीले दिखेंगे। तो चमकीले वाली घटनाएं जितनी भी होती है, मैंने बताया था एंगल जब 90 से ऊपर बनता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कौन सी घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसमें आप बताओगे कि ये चमकीले दिखाई दे रहे हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब बबल्स भी 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक तो पानी के अंदर बबल बन सकता है, एक पानी का बबल हवा में बन सकता है। उड़ाते हो आप छल्ले कभी कभी, वो वाले छल्ले जो होंगे वो तो हवा में बनेगा पानी का बुलबुला, और हवा का बुलबुला पानी में भी हो सकता है। तो उनमें दोनों में अलग अलग घटनाएं होंगी। हवा का बुलबुला जब पानी के अंदर होगा तब तो वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, और यदि यही बुलबुला आ जाए कहां पर, यही बुलबुला पानी का हवा के अंदर यदि दिखाई दे तब घटना किसकी तरह होगी, अवतल लेंस की तरह, यानी दोनों में प्रतिबिंब अलग अलग। कैसे, साबुन का बुलबुला आपने देखा हो, कपड़े धोते हो सबने देखा होगा, साबुन के बुलबुले में अपना प्रतिबिंब जब आप देखोगे तो खुद का पूरा चेहरा जितना बड़ा है वो उसके अंदर दिखाई दे जाता है। इतने से बुलबुले में पूरा चेहरा दिखाई दे जाता है। इसका मतलब वो प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है, और छोटा करके दिखाता है इसका मतलब किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल की तरह। उत्तल में क्या करेगा, उत्तल के अंदर बड़ा करके दिखाएगा। तो बड़ा कब दिखाता है, पानी के अंदर यदि कोई बुलबुला है हवा का, उसमें आप देखोगे तो आपको चेहरा तो इतना है, चेहरे का थोड़ा सा भाग दिखेगा लेकिन मोटा दिखाई देगा। जैसे स्टील के बर्तनों पर आप देखते हो तो स्टील के जो बर्तन गोलाकार के होते हैं या मुड़े हुए होते हैं, उनमें आप जब कर्व में देखते हो तो आपका प्रतिबिंब जो है वो आपको चेहरा मोटा हुआ दिखाई देता है। वो मोटा दिखाई देने का मतलब है किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तल की तरह। तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई तब तो उत्तल, और छोटा प्रतिबिंब दिखाई तब अवतल। तो दोनों ही बुलबुले, वायु का बुलबुला या हवा का बुलबुला पानी में और पानी का बुलबुला हवा में, दोनों का ही चमकीला दिखाई देना तो बताओगे कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों का ही रंगीन दिखाई देना बताओगे, व्यतिकरण। लेकिन हवा का बुलबुला व्यवहार कैसे करेगा तब क्या बताओगे, हवा का बुलबुला व्यवहार करेगा उत्तल की तरह, और पानी का बुलबुला व्यवहार करेगा किसकी तरह, अवतल की तरह व्यवहार करेगा। यानी एक तो प्रतिबिंब को बड़ा दिखाएगा और दूसरा दिखाएगा इसको छोटा। अब देखिए ये घटनाएं जो होती हैं ये किस किस पर निर्भर करती हैं, क्या क्या चीज़ें इनसे बनाई जाती है। तो इन प्रकाश की घटनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं आपके दर्पण और लेंस। क्या क्या बनाए जाते हैं, हाँ हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स ही है ये। कॉन्वेक्स जो होता है वो तो होता है उत्तल, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। लिखूं क्या, ये कॉनकेव का मतलब तो होता है अवतल और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। ये है मतलब, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज आगे अभी बताऊंगा मैं, कंफ्यूज तो उसमें होंगे। यही दोनों जो होते हैं इनको ही 2 चीज़ें अलग अलग और कहा जाता है। ये लेंस में भी होते हैं और दर्पण में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। क्या पता है क्या, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है। इनको एक और नाम दिया जाता है, एक को तो कहा जाता है अपसारी और दूसरे को कहा जाता है अभिसारी। तो दोनों के नाम ये लेंस में और दर्पण में बदल जाते हैं। जब दर्पण की बात की जाए तो दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है वो तो कहलाता है अभिसारी। दर्पण में उत्तल दर्पण तो क्या कहलाएगा, अभिसारी। और लेंस में उत्तल लेंस जो होगा वो कहलाएगा अपसारी। जबकि दर्पण में अवतल दर्पण जो होगा वो कहलाएगा अपसारी, और लेंस के अंदर अवतल लेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, अभिसारी। दोनों के नाम बदल जाते हैं। तो एक का ही आपको याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना। लेंस का या तो उत्तल याद रख लो या अवतल याद रख लो। एक याद अगर हो गया और उसके बनने वाले प्रतिबिंब अगर याद हो गए तो चारों अपने आप याद हो जाएंगे। क्योंकि उत्तल है, उसके विपरीत व्यवहार कौन करेगा, अवतल व्यवहार करेगा।
लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों में ही उल्टा व्यवहार करेंगे। तो दर्पण की अपन बात करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। दर्पण ही देखिए होता क्या है दर्पण और कौन सी घटना होती है। दर्पण या मिरर जो है, मिरर कहा किसको जाता है दर्पण? ऐसी कोई भी सतह जिसके अंदर परावर्तन की घटना हो। कौन सी घटना हो? परावर्तन। ये भी याद रखना, लेंस में तो घटना होती है अपवर्तन की। अपवर्तन की घटना क्यों? ये जैसे लेंस है तो इसमें तो आर पार देखा जा सकता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण। जबकि दर्पण में यदि आप देखेंगे तो दर्पण में प्रवेश नहीं करती है, वो उसी दिशा में वापस जाती है। लेंस में अपवर्तन परावर्तन, परावर्तन की घटना अपने आंखों के अंदर जाने के बाद में होती है, वो बाहर की साइड में नहीं होता, लेंस में नहीं होता। लेकिन कुछ मात्रा में क्रूक्स कांच के जो बनाए जाते हैं उनके अंदर यदि आप देखोगे तो प्रकाश में रखने के बाद वो बाहर वाले को रिफ्लेक्ट करके आपको प्रतिबिंब दिखाते हैं, वो दिखाएंगे। जैसे इसको देखो, क्रूक्स का बना हुआ है तो इसमें मैं भी देख सकता हूँ आर पार, और आप सामने से देखोगे तो आपकी छवि भी, आपका प्रतिबिंब भी इसमें थोड़ा सा दिखाई देगा क्रूक्स के बने होने की कंडीशन में। देखिए मिरर जो है, दर्पण कोई भी ऐसी सतह जिसमें परावर्तन की घटना हो। और परावर्तन होगा कब? जब कोई भी मैंने सतह लिए उसके एक साइड में पॉलिश की जाए। क्या की जाए? एक साइड में पॉलिश। ये पॉलिश जो की जाती है किसकी की जाती है आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे ये पारे की कली प्लस सिल्वर प्लस लेड ऑक्साइड जो होती है, इनका मिश्रण होती है। लेड ऑक्साइड का मतलब PbO, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण होती है। सिल्वर का मतलब होता है चांदी, पारे की वाष्प और लेड ऑक्साइड। अब आप कहेंगे कि इस कांच में अगर सिल्वर देने लगे, चांदी देने लगे तो इतना सस्ता कैसे? बहुत कम मात्रा में नॉर्मल इतना मिलाया जाता है कि जैसे कांच है, आपने कांच का लगभग पारे की कली जो रहती है वो 30% तक हिस्सा रहता है, और PbO जो रहता है ये 70% रहता है। फिर कहोगे आप 100%, तो ये हो गया। इसकी मात्रा जो रहती है 0.0000 जाके 1 2 3 ऐसे कुछ रहती है, मतलब बहुत कम मात्रा में आपके सिल्वर मिलाया जाता है, वो चमकीला बनाने के लिए, कि चमकीला बने, जिससे क्या हो, यहाँ से प्रकाश की किरण आए, इससे टकराए और वापस इसी दिशा में आ जाए। ऐसा ही होता है परावर्तन, आएगी प्रकाश की किरण तो उसी माध्यम में वापस जाएगी। अब नॉर्मल कंडीशन में आप जो देखते हो, घरों पर जो शीशा प्रयुक्त करते हो, वो दर्पण होता है साधारण दर्पण, या उसको बोला जा सकता है कि ये दर्पण जो हम यूज़ में लेते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब है कि इस दर्पण को गोले से काटकर बनाया जाएगा, और दूसरा जो होता है वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब है इसकी सतह फ्लैट होगी, जैसे ये बनाया है मैंने। गोलीय दर्पण कैसे होंगे? तो एक कोई गोला है, इस गोले में से मैंने यहाँ वाला भाग काट लिया, काटने के बाद इस भाग को मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पर अगर पॉलिश कर दी तो बाहर की सतह जो है उभरी हुई है, और उभरी हुई सतह बनाएगी आपके उत्तल दर्पण। जबकि इसी में यदि मैं क्या करता, इसी भाग को काटकर इसमें बाहर की ओर पॉलिश करता तो ये परावर्तक सतह जो है अंदर धसी हुई होती, तो यहाँ पर जो दर्पण बनता वो कौन सा बनता? अवतल दर्पण। तो अभी हम बात करेंगे केवल समतल दर्पण की, क्योंकि समतल दर्पण आप जानते हो डेली सुबह सुबह जो आप अपनी खूबसूरती देखते हो वो वाला दर्पण कौन सा होता है? अरे समतल दर्पण होता है। ये गोलीय दर्पण के अंदर ही आते हैं आपके उत्तल और अवतल। तो समतल की केवल बात की जाए, समतल दर्पण क्या है, तो क्या कोई कर्व पाया जाएगा इसमें? कर्व नहीं पाया जाएगा। सतह कैसी पाई जाएगी? फ्लैट पाई जाएगी, समतल पाई जाएगी। पीछे की साइड में पारे की कली, सिल्वर और लेड ऑक्साइड का लेप किया हुआ होगा। अब यदि बात की जाए इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसमें डेली सुबह सुबह देखते हो, बाल कंघी कर रहे हो तो भी देखोगे, चेहरा सुबह सुबह देखोगे। एक चीज़ होती, अगर ये दर्पण नहीं होता तो किसी को अपनी खूबसूरती पर नाज नहीं होता, किसी को पता ही नहीं चलता अपनी शक्ल कैसी है। सोचते सामने वाले की जैसी है, अपनी भी वैसी है, पता ही नहीं चलता किसी को। तो दर्पण में इसमें आप प्रतिबिंब देखते हो, आपको कैसा दिखाई देता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो डेली यूज़ में लेते हो, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं। कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है, वास्तविक दिखता है, आभासी दिखता है, कैसा दिखता है? देखते तो हो सब, पक्का देखते हो? हाँ बताओ। सीधा बनेगा क्या? अच्छा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और बड़ा बनेगा या छोटा? नहीं, बराबर बनता है।
सीधे का मतलब होता है ऊपर वाला ऊपर ही दिखाई दे और नीचे वाला नीचे ही दिखाई दे। आभासी का मतलब होता है जो वास्तव में होता नहीं है लेकिन अपने को आभास होता है कि ऐसा होगा। क्योंकि आप जब देखते हो दर्पण ऐसे है तो उसके पीछे की साइड में आपको लगता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसी की ऐसी आकृति पीछे की साइड में भी खड़ी हुई है। आभासी तो होता है, वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि आप तो एक ही हो, पीछे की साइड में कोई खड़ा हुआ नहीं है। तो दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बने तो वो सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे दिखाई दे तो वो कैसे होंगे? सीधे। और समान आकृति के दिखाई दे रहे हैं, जितनी बड़ी वस्तु है तो वो कैसे दिखाई देंगे? बराबर। लेकिन ये प्रतिबिंब लेटरली अपोजिट बनता है। लेटरली कैसा बनता है? अपोजिट, यानी पार्श्व उल्टा बनता है। क्योंकि आप जब राइट वाला हैंड उठाते हो तो वहां पर आपको लेफ्ट वाला हैंड उठा हुआ दिखाई देता है, और लेफ्ट वाला जब उठाते हो तो आपको राइट वाला दिखाई देता है। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला कहाँ दिखता है? लेफ्ट में। इसी को कहा जाता है लेटरली अपोजिट, यानी कैसा बनेगा? पार्श्व उल्टा। तो ये तो प्रतिबिंब की स्थिति है साधारण दर्पण में या समतल दर्पण में। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और कैसा बनेगा? पार्श्व उल्टा। जब बात की जाएगी उत्तल और अवतल की तो वहां पर बड़ा या छोटा बनेगा, बराबर नहीं बनेगा। बराबर किस में बनता है? समतल में। हाँ पूछो। बिल्कुल देखेगा। हाँ अब मैं बता रहा हूँ बराबर कैसे हुए। 3 फीट की हाइट का है, मतलब यहाँ तक का दर्पण है। पास में ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाओ, पूरे दिख पाओगे क्या उसमें? यहीं तक दिखोगे। वो दूरी रखी जाती है उतनी ही, जितना लंबा दर्पण है उतनी ही दूरी पर उससे यदि आप खड़े रहोगे तो ये आप पूरा देख पाओगे। वरना छोटा दर्पण जो है, अगर छोटा दर्पण ये नॉर्मल कांच जो मुंह पे देखने वाला होता है, उसको आप यहाँ पर रखो, बहुत ज़्यादा दूरी पर आप चले जाओ, आपका प्रतिबिंब उसमें भी दिखाई देगा। ये आधा दर्पण आवश्यकता कब होती है पता है क्या? आधे दर्पण की आवश्यकता जब होती है 6 फीट के को 3 फीट में देख सकते हैं, तब जब दर्पण के बराबर दूरी पर ही हम उससे खड़े हुए हैं। 3 फीट का दर्पण है, उससे 3 फीट दूरी पर ही हम खड़े हैं, तो हम पूरा का पूरा 6 फीट का अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे। पास में खड़े हो जाओ, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, ये पूछ लेता है कि कितने दर्पण की आवश्यकता होगी, तो आपको बताना है जितनी वस्तु की हाइट है उससे आधी हाइट का अगर दर्पण है तो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें आसानी से देखा जा सकता है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ या कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और ये यहाँ से माना कि 2 मीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी इस साइड में कितने मीटर पर बनेगा? 2 मीटर पर। यानी जितनी दूरी पर वस्तु होगी दर्पण से उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात समझ में आई? अब दूसरी चीज़, ये अगर चलना शुरू करे वस्तु इसकी ओर और चल करके माना कि 1 मीटर की दूरी चल ले, कितने मीटर चल ले? तो बताओ ये भी चलेगा नहीं चलेगा? ये भी कितना चलेगा? तो यहाँ से इसकी दूरी भी कितनी चली जाएगी? अब पहले की कंडीशन याद करो, यहाँ पर 2 मीटर था और यहाँ पर भी 2 मीटर, यानी इस वस्तु से इस वस्तु तक की टोटल दूरी कितने मीटर थी? अभी 1 मीटर ही चलाए मैंने दूरी कितनी चली है? केवल 1 मीटर। लेकिन 1 मीटर से अंतर कितना आ गया वो देखो, 1 मीटर ये चला, 1 मीटर ही ये चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही? 1। और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी रही? अब तो वस्तु यहीं पे है अपनी और प्रतिबिंब यहीं है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना रहा? 1 इधर और 1 इधर, कितने मीटर का रहा? पहले कितना था? चला तो मैं 1 ही हूँ, फिर 1 मीटर कहाँ गायब हो गया? 1 मीटर जितना मैं चलाऊँ उतना ही कितने चला है? प्रतिबिंब ने चला है। इसका मतलब ये है कि जितने वेग से मैं चलूँगा प्रतिबिंब आएगा तो उतने ही वेग से, लेकिन प्रतिबिंब और मेरे बीच की जो दूरी है वो हमसे चले गए वेग से दोगुने वेग से कम होगी। मैं चल रहा था 1 मीटर, तो कम कितने मीटर हो रही है? 2 मीटर। मैं चलूँगा 5 मीटर तो कम कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। यानी चली तो मेरे द्वारा जा रही है आधी दूरी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी जो है वो दोगुने वेग से कम होगी। तो आप कहेंगे कि जब भी दर्पण की ओर चलें या दर्पण से दूर चलें, दर्पण की ओर जाएंगे तब तो क्या होगा? दूरी कम होगी, और दर्पण से दूर जाएंगे तब दूरी बढ़ेगी। तो दोनों ही कंडीशन में जितने वेग से चला जाता है प्रतिबिंब उससे दोगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। चली 1 मीटर दूरी जाएगी तो 2 मीटर कम हो जाएगी, 2 मीटर चली जाएगी तो 4 मीटर कम हो जाएगी।
दूरी पर, जितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर वस्तु रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन जब चला जाएगा तो v वेग से हम चल रहे हैं, चलेगा तो v वेग से ये, लेकिन अपने को आता हुआ कितने वेग से दिखाई देगा? 2v वेग से, यानी दोगुने वेग से आता हुआ दिखाई देगा। इतनी सबके क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, उपयोग इसका समतल का कहाँ पर किया जाता है? तो अधिकतर उपयोग तो इसका चेहरा देखने में किया जाता है। बाकी इसका दूसरा उपयोग किया जाता है बंकरों में। बंकर का मतलब जानते हो? युद्ध क्षेत्र में, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर का एरिया है, या फिर बात की जाए पाकिस्तान बॉर्डर है उधर, तो बीकानेर वाला एरिया ये जो है, इस साइड में रेगिस्तान में छुपने की जगह तो कहीं है नहीं, तो गड्ढे खोद के नीचे ही रहते हैं। तो क्या किया जाता है, इन दर्पणों को ऐसे लगाया जाता है, एक दर्पण यहाँ लगाया तो यहाँ कोई व्यक्ति यदि है तो इसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ से प्रतिबिंब बनने के बाद एक दर्पण अपने पास में लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये व्यक्ति जो है, अपने सिपाही जो है यहाँ पे बैठे हुए, ये चोर जो है ये यहाँ से आ रहा है, दुश्मन यहाँ से आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना और इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये व्यक्ति इसको आसानी से देख सकता है पास के पास में, तो इसको एहसास हो जाएगा कि कई दूरी से कोई व्यक्ति आने वाला है, अपनी ओर आ रहा है, तो वो उसका अनुमान लगाएगा कि ये इस दर्पण में यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सामने वाले दर्पण में भी इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बन रहा होगा। और इस दर्पण के प्रतिबिंब को देखकर फिर उसको सिपाही को ये खोजेंगे कि कहाँ से आ रहा है, कौन दुश्मन आ रहा है, कौन घुसपैठिया अपने यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। उसके आधार पर इसको बंकरों में युद्ध के लिए काम में लिया जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है प्रतिबिंब की संख्या, समतल दर्पणों में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे के सामने रखे जाएं, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे रख दिए, और मैंने यहाँ पर एक कोई भी वस्तु रख दी, तो आपसे पूछा जाएगा इस वस्तु के कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए आपको केवल क्या करना है, 360 में भाग देना है थीटा से। 360 में किससे भाग देना है? थीटा से। थीटा का मतलब है जो दोनों दर्पणों के बीच में कोण बन रहा है। अब दोनों दर्पणों के बीच में कितना कोण बन रहा है? तो यहाँ देखिए, समतल से ये कोण कितना बना रहा है? 90 डिग्री, और ये भी समतल से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में कोण का अंतर कितने हैं? 0, क्योंकि ये भी बनाएगा 90 और ये भी 90, तो दोनों का अंतर कितना है? 90 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो 360 में दो दर्पण जब सामने रखे हैं तो 360 में भाग देंगे आप 0 का, तो कितनी आ जाएगी संख्या आपके पास? इनफाइनाइट या अनंत। यानी दो समतल दर्पण जब आमने सामने रखे जाएं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। अभी एलडीसी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे जाएं, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर रखे जाएं, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बताओ कितनी होगी? 360 डिवाइड करना है थीटा से, कितने डिग्री पर रखे हुए हैं ये बोलो? लंबवत का मतलब है ऐसे रखे होंगे क्या? 90 डिग्री पर रखे होंगे, दोनों में 90 डिग्री का अंतर है। इसमें यहाँ पॉलिश होगी, इसमें यहाँ पॉलिश होगी। यहाँ कोई वस्तु है तो एक बार तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, अब यहाँ की छाया यहाँ पे बनेगी तो दूसरा प्रतिबिंब यहाँ, इसकी छाया फिर इधर बनेगी तो तीसरा प्रतिबिंब यहाँ, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3। अब आप कहोगे 3 क्यों, 4 होनी चाहिए। देखिए, जब भी 360 में भाग दिया जाए, 90 डिग्री का भाग देंगे तो वैल्यू तो अपने पास कितनी आई? यहाँ से 4। तो ये संख्या यदि अगर सम आ रही है तो सम संख्या की स्थिति में ये फॉर्मूला जो है 360 बटा थीटा आने पर सम में आप माइनस करोगे कितना? 1, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या सम में नहीं होगी, हमेशा किस में लेनी है आपको? विषम में लेनी है। आपको दिया माना कि 45 डिग्री पर दो समतल दर्पण रखे हैं, बोलो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 360 में भाग दोगे आप 45 से, कितनी बार भाग गया? तो 8 बार। लेकिन 8 प्रतिबिंब नहीं होंगे, क्योंकि प्रतिबिंब अगर 8 होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन वापस इस पर पड़ेगा, तो 9वां प्रतिबिंब भी बनेगा। इसीलिए आप कहेंगे 360 में भाग दिया 45 से, वैल्यू मिली 8, और 8 संख्या कैसी है? समय विषमय सम। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बताओगे? 8 माइनस 1 टोटल कितनी हो जाएगी? 7। प्रतिबिंब जब भी सम में आए तभी आपको -1 करना है, और अगर सम में नहीं आ रहे हैं, विषम में आ रहे हैं, तो -1 नहीं करना है। जैसे आपके पास दिया प्रतिबिंब आपको बताने 120 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं दो दर्पण, तो 360 को डिवाइड करेंगे कितने से? 120 से, कितनी आई वैल्यू? 3। अब 3 में से -1 करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि 3 पहले से विषम संख्या है। तो 90 डिग्री पर रखा जाए या लंबवत रखा जाए या 120 पर रखा जाए, दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3।
तो 360 में थीटा से डिवाइड करके आप प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हो। बाकी जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण है, उसके बाद में लेंस है, वो पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।